ईवीएम को लेकर जो चुनाव के नतीजे निकले हैं, खासतौर पर उत्तर पश्चिम सीट के मुंबई को लेकर, उस पर आदित्य ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें पूरी जो काउंटिंग की पद्धति हुई है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उस पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री दीपक केसरकर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ईवीएम को लेकर अभी तक विपक्ष शांत था, लेकिन जिस तरीके का परिणाम घोषित हुआ है उत्तर पश्चिम सीट को लेकर, उसमें पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका जो प्रोसेस रहा है काउंटिंग का, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कहें? कुछ भी कहना और लोगों को कंफ्यूज करना, ये उनकी नीति है। देखिए, जब ईवीएम आता है तो उसका सील सही है नहीं चेक किया जाता है, आपकी काउंटिंग एजेंट की साइन उस पर होती है। जब उसका काउंटिंग होता है तो भी किसको कितने वोट्स मिले उसके ऊपर भी काउंटिंग एजेंट का सिग्नेचर हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है जो पूरे विश्व में, इसके लिए हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ख्याति है पूरे विश्व में। तो ऐसे जो यंग लोग रहते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, उनके बोलने में कुछ भी सब्सटेंस नहीं रहता है। यहाँ पे जो 111 वोट्स पोस्टल वोट्स डिस्क्वालीफाई हुए थे, उनको जरूर फिर से उसका ये किया गया, क्योंकि ये नियम है, अगर आपका विनिंग मार्जिन रिजेक्टेड वोट से कम हो तो उसको फिर से वेरीफाई होना चाहिए। वो भी प्रोसीजर होके उन पे भी उनका सिग्नेचर है। ये सब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नीति है, क्योंकि इलेक्शन में वो नहीं जीत सके। इलेक्शन में मोदी साहब फिर से भारत के पंतप्रधान बन गए हैं, इसलिए उनको डर रहा है कि आगे चल के हर जगह पे वो हार जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी उस पे वो समाज भी अभी कंफ्यूज है कि कहीं हमारा यूज करके ये लोगों ने खुद जीतने की कोशिश की और हमको एक्सपोज कर दिया, तो कल जाके ये लोग भी उनको वोट नहीं करने वाले। लेकिन ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस है, वो उनको दिया नहीं जा रहा, जबकि खुद कैंडिडेट बार बार इसकी मांग कर रहा है और जो चुनाव आयोग है लगातार अपने स्टेटमेंट चेंज कर। देखिए, ये भी ऐसा है कि जो भी इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल होता है उसको तुरंत सील कर दिया जाता है, और जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं मिलती तब तक इसको आप ओपन नहीं कर सकते। और उनको भी मालूम है, उनके जो परब बोल रहे थे वो खुद लॉयर है, तो उनको ये मालूम नहीं है क्या? मालूम है, लेकिन लोगों को कंफ्यूज करना है। वो जो जीत गए उनका पूरा आधार निकल चुका है मुंबई से। खाली ये तुष्टीकरण नीति से जो उन्होंने जो वोट्स लिए हैं माइनॉरिटीज के, वो भी शायद उनके साथ कल रहे या नहीं रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि हमारा यूज किया गया और देश के हित के खिलाफ हमारे वोट्स का यूज किया गया। जब उनको ये पता चल जाएगा तो भी वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो अच्छा फैसला आगे चल के लेंगे। असेंबली चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सर, महाविकास अघाड़ी में बड़े भाई कौन होगा, मेरिट के आधार पर नाना पटोले अब जो है सीट की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो ऑब्जर्वर हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि दोनों तरफ, चाहे महायुति की बात की जाए चाहे महाविकास अघाड़ी की बात की जाए, अभी तक वो समन्वय पूरी तरीके से नहीं। देखिए, हमारी जो महायुति है वो आइडियोलॉजी के बेस पे डिपेंडेंट है, तो हमें कुछ भी इसमें ये नहीं है, मतलब पूरा एक मत है और हम इकट्ठा होके इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन संजय सिरसाट तो कह रहे हैं कि बड़े भाई होने की हैसियत से जिस तरीके से परिणाम लोकसभा में आए हैं वो उसमें तो हम ही बड़े। जो सब प्रवक्ता है उनको हमारे आदरणीय सीएम साहब जो मुख्य पक्ष नेता है, उन्होंने बोला है कि अपने जो सहयोगी पक्ष है उनके बारे में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मुझे भी ऐसी सूचनाएं मिल गई है, तो इसके बारे में कुछ भी शक नहीं है कि आगे चल के ऐसी स्टेटमेंट नहीं। रोहित पवार भविष्य के लेकर आपकी सरकार के कह रहे हैं कि ये सेशन के बाद सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 18 जो एमएलए हैं अजीत पवार गुट के, वो उनके तरफ जाने वाले हैं कि वो सेशन तक रुक के वो बैठे हुए हैं कि सेशन खत्म होते ही सरकार गिर। अजीत पवार जी, हमें ज्वाइन होने से पहले हमारी पूरी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में थी। अजीत पवार जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है उसका फायदा स्टेट को होने की वजह से उनका इम्पोर्टेंस जरूर महाराष्ट्र में है। वो इम्पोर्टेंस आगे भी चल के रहेगा। रोहित पवार जी नए हैं, एक बार मुझे याद है कि उनके बारे में भी क्या स्टेटमेंट अजीत दादा ने दिया था, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। खुद को जब कुछ नहीं मिलता है तो लोग ऐसी बातें करते हैं, और अचानक से कुछ भी ऐसे विजय हो जाता है तो खुद का उसको क्रेडिट ले लेते हैं और कुछ भी बातें करते हैं। मेरे ख्याल में वो अच्छे एक उभरते हुए पॉलिटिशियन है,
उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं करने दी। आखिरी सवाल सर, किस तरीके से देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी में भी सीटों को लेकर अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है? नाना पटोले कह रहे हैं कि हमारी जो मेरिट थी पिछली बार की, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा सीटें हमें मिली। वो सब अलग अलग पार्टी से, महाविकास आघाड़ी केवल नाम है, उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, तो किस तरह से इकट्ठा रहेंगे ये सवाल हर किसी को है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। युति करके हमने लास्ट टाइम भी इलेक्शन लड़ा था, आज भी युति के तौर से ही, युति करके ही हम महाराष्ट्र की जनता के सामने जाएंगे, वोट मांगेंगे, जीतेंगे। और हमने जो डेवलपमेंट महाराष्ट्र में की है वो जनता देख रही है, और हर एक का कहना था कि जब असेंबली होगी तो हम आपको ही वोट करने वाले। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दीपक केसरकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि असेंबली में जनता महायुति को ही वोट देगी और वो जीत कर वापस से सत्ता में आएंगे। कैमरामैन देवेंद्र यारकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।